आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक के संदर्भ में कक्षा 10वीं की जो विज्ञान की पुस्तक है, उसका जो पहला चैप्टर है, हम उसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे और जो मुख्य बिंदुएँ हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिससे हमारा ये होगा कि हम कम समय में पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखिए मुख्य बिंदुएँ क्या हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चैप्टर के नाम से ही हम यह अर्थ लगा लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है? तो दो नाम इसमें छुपा हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरा समीकरण। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनसे एक नए वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है? यानी कोई भी ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसा अभिक्रिया जो एक नए वस्तु का निर्माण कर देता हो और वो इस तरह से जो नया वस्तु बनता है, जो नया पदार्थ तैयार होता है, वो अपने पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग होता हो। ठीक है? तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य बातें क्या हो सकती है? तो जैसे किसी वस्तु को हम जला देते हैं, तो जलाने के बाद क्या होता है कि वो वस्तु जल जाने के बाद एक अलग पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और जो पहले वो वस्तु थी वो अलग थी। तो इस तरह से किसी वस्तु को जलाने पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। हो सकता है किसी वस्तु को कन्वर्ट करने के बाद उससे कुछ ऐसे गैसें निकलती हो जिस गैस के अनुमान से हम लगा सकते हैं कि वहाँ पर कुछ नया बना हो। तो कोई भी ऐसा जो है कि परिवर्तन जिसमें एक नए वस्तु का निर्माण हो जाता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? तो सिंपली हम उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे होता है कि अगर हम भोजन करते हैं, तो भोजन जो हम करते हैं वो एक अलग पदार्थ है और भोजन करने के पश्चात जब हमारे भोजन का पाचन हो जाता है, तो फिर वो जो अपशिष्ट पदार्थ में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम पुनः अपने उस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार जो वस्तु परिवर्तित होकर दूसरी वस्तु में बन गई, पुनः हम उसे उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। वहां पे ऊष्मा निकल सकता है, जो कि प्रकाश दिख सकता है, या फिर गैसें निकल सकती है। तो ये सब कुछ लक्षण है जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में कुछ बातें हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें दो भाग होता है। दो भाग क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में हो रहा है, चाहे वो एक पदार्थ में हो या एक से अधिक पदार्थ में हो रहा हो, तो जब एक से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही हो, तो उस समय जो है कि वो दो भाग तैयार होता है। दो भाग क्या होता है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं यानी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और वो अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है, जो पदार्थ, उसे हम उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से इसका दो प्रमुख भाग होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है? उत्पाद। तो अभिकारक वे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप तैयार होते हैं, जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है? इसके आगे का पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण। जैसे समीकरण क्या होता है कि समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी कथन को, किसी भी घटना को जब हम प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम समीकरण का नाम देते हैं। जैसे गणित में भी होता है कि माना x बराबर इतना, y बराबर इतना, फिर हम उसे मान के हम उसे निरूपित करते हैं और एक समीकरण तैयार करते हैं। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो बातें होंगी, उन बातों को हम जब प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो वो हमारा रासायनिक समीकरण तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन है और कार्बन को
ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा कथन क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम उतना कथन नहीं लिखकर हम सीधा लिख देंगे C+O2, एरो देखिए CO2। दैट मीन्स कि जो ये भाग है, जो हमारा अभिक्रिया में अभी भाग ले रहा है, ठीक है, जो भाग लेता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। और इसके होने के पश्चात, यानी दोनों में जब अभिक्रिया होगी, इसके पश्चात क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें क्या हुआ, प्रोडक्ट में मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। तो ये दो मुख्य बातें थी जिसे हमने यहाँ पर चर्चा किया था कि अभिकारक और उत्पाद। तो ये जो एक आरेख हमें प्राप्त हुआ, ये जो शब्दावली प्राप्त हुआ जिसमें हमने संक्षेप में सब चीज को लिखा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया की शब्दावली को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे दिखाया जाता है, अभिकारक को एक तरफ और उत्पाद को एक तरफ, और बीच में किसका सिंबल जाता है, एरो का। और ये एरो दर्शाता किसकी है, तो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। हम जिधर भी एरो देंगे वो हमें प्रदर्शित करेगा कि ये हमारा अभिकारक होगा और ये हमारा उत्पाद होगा, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को तैयार किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण के अंतर्गत दो बातें हमें समझनी है, एक है कंकाली समीकरण और दूसरा है संतुलित समीकरण, यानी कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों बातों में मुख्य बातें क्या है, दोनों बातों के यदि हम अंतर मिलाना स्पष्ट करेंगे तो हम समझेंगे कि कंकाली मतलब क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है उसमें अणुओं का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, ये तो खैर बैलेंस्ड है, हम ये ले सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए Mg, दैट मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2, क्या बनाएगा, MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम गौर करेंगे समीकरण में तो हम ये पाते हैं कि अभिकारक की ओर मैग्नीशियम का एक अणु है, ठीक है, और ऑक्सीजन का दो अणु है। इधर क्या है, मैग्नीशियम का एक अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है, यानी कि ये क्या है, ये जो अणुओं का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, ये असंतुलित है। तो इस प्रकार वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या या अणुओं का द्रव्यमान की संख्या जो है वो अलग अलग हो, तो हम उसे कंकाली समीकरण कहेंगे। और कंकाली समीकरण को ही यदि बराबर कर दिया जाए यानी संतुलित कर दिया जाए तो वही हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसे बराबर कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लगाएंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का अणु कितना हो गया, दो, तो ये तो इससे भी मल्टीपल हो रहा है, तो मैग्नीशियम का भी अणु कितना हो गया, दो, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना है, एक, तो इससे भी कितना करना पड़ेगा, दो। तो इस प्रकार ये 2Mg + O2, एरो देखे 2MgO, यानी ये जो हमारा आप समीकरण बना है ये हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में अणुओं के द्रव्यमान की संख्या एक समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब रही बात कि एक सवाल आता है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। सवाल बन सकता है कि अगर ये हमारे पास है, अगर कोई भी समीकरण हमारे पास है, दिया हुआ है, तो हम उसे संतुलित क्यों करेंगे, हम उसे वैसे ही क्यों ना छोड़ दें, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो एक सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो द्रव्यमान को सृजित किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद,
अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद अणुओं का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इस नियम का पालन हो, इस सिद्धांत का अनुपालन हो, इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत समझ लिया। तो इतना समझने के बाद हम इसे यदि संक्षेप में देखना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि अलग अलग तरह से पाई जाती है। यानी कहीं पर दो वस्तुएं मिलकर अभिक्रिया करती है, कहीं पर एक ही वस्तु विघटित हो जाती है फिर नए पदार्थ का निर्माण करती है, कहीं पर ऑक्सीजन का योग होता है, कहीं पर ऑक्सीजन का वियोग होता है, कहीं पर कोई शक्तिशाली तत्व है वो कमजोर तत्व को विस्थापित कर देता है और फिर नए तत्वों का निर्माण करता है। तो इस तरह से इन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम संक्षेप में देखेंगे, हालांकि हम इसे अगर बाद में डिटेल से पढ़ना चाहें तो हम बाद में बता देंगे। तो हम यहाँ संक्षेप में देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसे याद करना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला क्या है, संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो अभिक्रिया घटित होगी वो कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो सिंपली C+O2, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पदार्थ है, दोनों जुड़ रहा है और एक पदार्थ बना रहा है, दैट मींस यहाँ पे संयोजन हो रहा है। फिर है वियोजन। वियोजन जस्ट इसका उल्टा है। संयोजन में क्या था कि दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहा था। वियोजन में क्या होगा कि एकल पदार्थ होगा और वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होगा। जैसे सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि H2O जो जल का सूत्र है ये बनेगा क्या, H2 + O2। तो ये एक पदार्थ था और ये कितने में कन्वर्ट हो गया, दो में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वियोजन, यानी कि जल का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, कितने भागों में, दो भागों में, यानी वियोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन यानी विस्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक नया पदार्थ बना लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि Mg + CuSO4, ठीक है, ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, MgSO4 + कॉपर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहले जो है अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट है और मैग्नीशियम है, लेकिन जब दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया और इसके साथ मिलकर बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उपचयन क्या है, उपचयन को हम संक्षेप में लिखेंगे तो हम समझेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है यानी O+, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। उपचयन में क्या होता है, O-, माइनस करने का मतलब यहाँ संक्षेप में समझने के लिए हम लिख रहे हैं। तो O- का मतलब होगा इसमें ऑक्सीजन का ह्रासमेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन घटेगा जबकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और इसका दोनों का सामूहिक रूप अगर मिला दिया जाए तो वो बन जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात जिसमें O+ भी होगा और O- भी होगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होगा, ऑक्सीजन का ह्रासमेंट जो कि ह्रासमेंट भी होगा, दोनों जब एक साथ होगा तो इस तरह से। और इसके जस्ट अपोजिट में एक तत्व आता है हाइड्रोजन, इसमें तो ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन माइनस होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन माइनस होगा तो H+ होगा। ठीक है, और यहाँ पे H होगा, O+ या माइनस हो सकता है तो उसी तरह H+ या माइनस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों जो घटनाएं जब एक साथ घटित होगी तो वो रेडॉक्स में जाएगी। अगला है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी जिस नाम से स्पष्ट है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसमें एक ताप, एक गर्मी उत्पन्न होती है जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे भोजन का पाचन, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात जो हमें एक गर्माहट महसूस होती है तो वो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का पाचन होता है। ठीक है, तो वो जो हमें ऊर्जा मिलती है तो उसमें हमें एक ताप का अनुभव होता है
और उसे हम ऊष्माक्षेपीय के अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। ऊष्माशोषी क्या होता है? जस्ट अपोजिट इसका, जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ता है, इसके फलस्वरूप वहां पर अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को यदि हम संक्षेप में देखना चाहेंगे तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया पे कौन कौन से भाग हैं, फिर रासायनिक समीकरण आता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, ठीक है। अब इन्हीं सब घटनाओं से संबंधित हमारे जो डेली की दिनचर्या है उसमें हम इन घटनाओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है, 2 परिघटनाएं दी गई है जिसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से घटित होती है। तो पहला है संक्षारण, ठीक है, और दूसरा है विकृत गंधिता। जैसे संक्षारण, संक्षारण क्या होता है कि किसी भी धातु की कोई वस्तु हो, ठीक है, तो किसी भी धातु की कोई वस्तु हो, यदि हम उसे खुली अवस्था में, यानी उसमें हम किसी तरह का कवरिंग नहीं करेंगे, उस वस्तु को खुली अवस्था में हम उसे क्या करेंगे, रख देंगे। कैसे जगह पर? तो कुछ नमी हो और उसका वायु से डायरेक्ट संपर्क हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार का पेंट ना किया गया हो, उसमें लेमिनेट ना किया गया हो, उसे हम ऐसे ही खुली अवस्था में छोड़ देंगे, ठीक है। तो छोड़ देने से क्या हो जाएगा? छोड़ देने से ये हो जाएगा कि उसका संपर्क डायरेक्ट ऑक्सीजन से हो जाएगा, और वो क्या है, एक मेटल है, यानी एक धातु है। तो जब धातु और ऑक्सीजन का संपर्क होता है तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और जब धात्विक ऑक्साइड बन जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है धातु के ऊपर में एक पतली सी परत बनाना शुरू करता है, ठीक है, जो भूरे रंग की होती है, जिसे हम साधारण भाषा में जंग लगना भी कह सकते हैं, लेकिन वो चूंकि अलग चीज है, वो जंग लगना जो वो अधिकतर लोहे के संदर्भ में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे संचारण कोई भी ऐसी धातु हो सकती है जिसे खुली अवस्था में छोड़ दिया गया है और उसका संपर्क डायरेक्ट ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है ना कि इसका जो वस्तु है वो संपर्क डायरेक्ट ऑक्सीजन से हो रहा है, और इस तरह से ऑक्सीजन से बनने के बाद वो धातु ऑक्साइड बनाता है और उसके परत को कमजोर करता है, जिससे धातु का नुकसान होता है, ठीक है। इसी के संदर्भ में हम जंग लगने जैसी घटना को देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो सकता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे उपचयन होता है, यानी अर्थात क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुटने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। जैसे विकृत मतलब क्या होता है? विकृत मतलब बिगड़ना, और गंधिता मतलब गंध, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे परिघटना को देख सकते हैं जिसमें कोई हमारे पास खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, ठीक है, कोई भी खाने योग्य पदार्थ हो, जो भी हम ले सकते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, कोई भी खाने का ऐसा पदार्थ हो जिससे हमने क्या किया हो, बहुत ज्यादा समय के लिए, एक लंबे समय तक के लिए हमने उसे छोड़ दिया हो, ठीक है। तो ज्यादा लंबे समय तक छोड़ देने से क्या होता है कि वह जो भोज्य पदार्थ है, वो जो खाने योग्य पदार्थ है, वो सीधा संपर्क ऑक्सीजन से करता है, और ऑक्सीजन से करने के बाद क्या करता है, वो ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड बनाने के कारण क्या होता है, यदि उस खाने को लंबे समय तक खुला ही छोड़ दिया जाए तो उसका जो गंध है वो खराब हो जाता है, यानी वो उसमें बैड स्मेलिंग आती है, फिर हम कहते हैं कि ये खाने लायक नहीं बचा है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो पैकिंग चिप्स होते हैं या कुछ भी ऐसा चीज जो खाने वाला हो, उसे क्या कहता है, पैक कर दिया जाता है। पैक करने का मतलब ये हुआ कि उसका संपर्क डायरेक्ट ऑक्सीजन से ना हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, किससे बचने के लिए, ताकि उसका स्वाद खराब ना हो, वो विषैला ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे पैकिंग कर देते हैं। जैसे साधारणतः लोग देखते हैं कि कुरकुरे की पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, मसाले के पैकेट्स होते हैं, तो हम उसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसे पैकेट जो है कि कर देते हैं, और उसके अंदर में क्या होता है, एक गैस जो निष्क्रिय गैस है, जो उसे बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे, उस गैस को भरा जाता है, जिसमें या तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। किससे भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस से। तो ऐसा ही एक सवाल आता है कि जो पैकिंग फूड्स होते हैं, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कर दिया जाता है? तो सिंपल सी जो है कि हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं कि जो भोज्य योग्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ है, वो ज्यादा लंबे समय तक यदि खुला रहेगा तो वो ऑक्सीजन से संपर्क बनाएगा, और ऑक्सीजन से जब संपर्क बनाएगा तो ऑक्सीजन से संपर्क बनाएगा तो ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड बनाने के क्या हो जाएगा, उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाएगा। तो लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, उसके स्वाद को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करके उसे एक बड़े पैकेट्स में जो है कि पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो संक्षेप बिंदु में अगर हम इसको देख ले तो हमारा चैप्टर लगभग में जो है कि
कंप्लीट हो जाता है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम आगे देखेंगे, और यदि थोड़ा सा इसमें और प्रयास कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा खत्म कर दिया जाए अपने स्तर से, तो हमारा इतना में ही ये चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।